सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस और आज है 6 मई 2025। तो जो फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के में होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया है अभी सारे स्टेट्स को सिविल डिफेंस ड्रिल्स कंडक्ट कराने के लिए। और इस ड्रिल में ये कब से कब तक होगी, 7 मई से 7 मई टू 9 मई ये चलेगी। और इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं स्टेट्स को कि जो भी एयर वार्निंग साइंस हैं वो उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, एयर रेड वार्निंग साइंस को जो है ऑपरेशनलाइज किया जाए और ब्लैकआउट मेजर्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इवैक्यूएशन प्लान्स बनाए जाएँ। और जो भी आपके वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जैसे कि आपके पावर प्लांट हो गए, की बिल्डिंग्स हो गए, इनको जो है कैमोफ्लॉज किया जाए और सिविलियंस को ट्रेन किया जाए डिफेंस प्रैक्टिसेस में के लिए। और जो भी आपकी लॉजिस्टिकल प्रिपरेशंस हैं जैसे कि कंट्रोल रूम बनाना और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और वार्डन सर्विसेज, बंकर्स, ट्रेंचेस, ये सब क्लीन और प्रिपेयर किए जाए बंकर्स और ट्रेंचेस। तो ये सब बेसिकली पूरा काम चल रहा है। सारे वॉलंटियर्स का सपोर्ट लेना, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, एनसीसी, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इन सब का भी सपोर्ट लेना। तो ये फर्स्ट न्यूज़ थी बेसिकली हमारी। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली पुतिन ने कॉल किया मोदी जी को। तो बेसिकली क्या है कि इसमें रशिया ने फुल सपोर्ट एक्सटेंड किया है अपना इस टाइम पे इंडिया को, और किसी भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को जो है वो कंडेम किया है जो रशिया ने। और फिर और भी बात हुई, जैसे पीएम मोदी ने इनवाइट किया पुतिन को 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए। और मोदी ने भी जो है ग्रीटिंग्स जो है बोली उनको 80th एनिवर्सरी विक्ट्री डे के लिए, जो 9 मई को है, जिसमें शायद राजनाथ सिंह भी जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा यहाँ पे है, इज़राइल की कैबिनेट ने अभी गाज़ा में मिलिट्री ऑपरेशन और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया है, एक्सपैंड करने का अप्रूवल दे दिया है। और इज़राइल का स्टेप हमें हमास को हराने और हॉस्टेजेस को अपने रिलीज़ कराने के लिए है। तो बेसिकली इस टेंशन में भी जब यूएन ने भी वार्निंग दे रहा है कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और भुखमरी हो रही है पूरी, उस टाइम पे भी जो है इज़राइल ने मिलिट्री ऑपरेशंस और एक्सपैंड कर दिए हैं वहाँ पे। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली हमारा वाटर डिस्प्यूट के ऊपर है। वाटर डिस्प्यूट में भी पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है कि जो 4500 क्यूसेक ऑफ वाटर जो पंजाब को रिलीज़ करना था हरियाणा को, वो उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया है। और जो है भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसकी मीटिंग्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। तो ये बेसिकली आर्टिकल था। बोला है कि जितना अभी पानी रिलीज़ करना था पंजाब को हरियाणा को, वो 31 मार्च तक वो पूरा अब तक रिलीज़ कर चुका है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बेसिकली हमारा अब जो इम्पोर्टेंट है वो है फिर यहाँ पे जो कर्नाटका में जो आपका कास्ट सर्वे कराया जा रहा है, तो उसमें बेसिकली अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है क्या क्या पब्लिक को ऑफ़र करेंगी, वो बेसिकली वहाँ को पब्लिक को लुभाने की कोशिश की जा रही है उसमें। तो अभी कास्ट सर्वे चल रहा है कर्नाटका में। तो कहाँ कहाँ कास्ट सर्वे हो चुका है, बेसिकली बिहार में हो चुका है, तेलंगाना और कर्नाटका। फिर जो एक केरला का जो फेस्टिवल है थ्रिसूर पूर्णम, जो कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में न्यूज़ है, कैसे ओपनिंग हुई, क्या डिटेल्स हैं, वो सब के बारे में न्यूज़ है। वहाँ का बहुत ही एक वाइब्रेंट फेस्टिवल है जो कि 10 मंदिरों को साथ में लाता है और लॉर्ड शिवा की जो है वहाँ पे पूजा की जाती है, लॉर्ड शिवा की। तो काफ़ी केरला के हेरिटेज को शोकेस करता है उस टाइम पे, और सेकुलर यूनिटी का भी सिंबल है कि हर धर्म के लोग आके मनाते हैं इसको। और प्लस अलग चीज़ें भी हैं, जैसे यूनेस्को पोटेंशियल भी है इस जो है फेस्टिवल का, इकोनॉमिक बूस्ट भी होता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें इस फेस्टिवल के बारे में। फिर यहाँ पे आपकी सीबीआई से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, तो सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। सीबीआई बेसिकली 1963 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये इवॉल्व हुई स्पेशल प्रोटेक्शन इस्टेब्लिशमेंट जो सेटअप हुआ था 1941 में करप्शन इन्वेस्टिगेट करने के लिए वॉर टाइम में। तो उससे बेसिकली इवॉल्व हुई है। और इसका काम क्या है कि जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस जैसे करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, स्पेशल क्राइम्स और जो ओकेजनली मर्डर या टेररिज्म केसेस होते हैं,
उनमें ये इनको इन्वेस्टिगेट करती है। और अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ ये कोऑपरेट भी करती है ना। और ये कैसे बना था, ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है सिर्फ जो है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। अगर स्टेट की कंसेंट है तभी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। विदाउट इट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए। तो एज़ पर कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, एज़ पर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टिगेट करेगी। तो डीओपीटी के अंडर ये फंक्शन करती है, ये जो आपकी सीबीआई है। और जो इसका डायरेक्टर होता है वो कैसे जो है इलेक्ट होता है, उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो ये इलेक्ट करते हैं बेसिकली सीबीआई को। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ईडी के बारे में भी कुछ न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट ईडी इंपॉर्टेंट है। तो ईडी बेसिकली हमारी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। और ये जो भी इकोनॉमिक लॉज और फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, इकोनॉमिक लॉज और फाइनेंशियल क्राइम्स, उसको बेसिकली ये क्या करती है, एनफोर्स करती है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपका फॉरेन एक्सचेंज कोई वायलेशन हो गया, तो उसको बेसिकली ये टैकल करती है। और जो कुछ लॉज जो एनफोर्स करती है वो क्या है, वो बेसिकली आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ को जो है वो कर्ब किया जा सके। और फेमा के अंडर भी, फेमा को भी ऑपरेट करती है, जैसे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, उन पे बेसिकली मॉनिटर और कंट्रोल रखती है। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि जो भी आपके फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे हवाला हो गया, टेरर फंडिंग हो गया, या फ्रॉड या ब्लैक मनी है, इनको अटैच करना और कॉन्फिस्केट करना इनकी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। और ये क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स को भी इन्वेस्टिगेट करती हैं इंटरनल एजेंसीज़ के कोऑपरेशन के साथ। फिर यहाँ पे वक्फ के बारे में दिया हुआ है। सीजीआई ने भी जो है न्यू सीजीआई को डिलीवर करने की बात की है केस, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। तो वक्फ बेसिकली क्या है, कोई भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन अगर अपनी लैंड या बिल्डिंग या कुछ ऐसा डोनेट करता है तो वो अल्लाह के नाम पे करता है और खुदा के नाम पे करता है, जो कि चैरिटी और एजुकेशन और वेलफेयर पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और परमानेंटली डेडिकेट किया जाता है। फिर उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, नॉन ट्रांसफरेबल ओनरशिप होती है। और चैरिटेबल पर्पज़ जैसे कि मॉस्क, मदरसा, हॉस्पिटल, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें कि क्या बोला गया है कि जो है, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ा दी है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। और जो इन बोर्ड्स में क्या किया है कि नॉन मुस्लिम्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न है इसमें, जिसकी वजह से खूब कंट्रोवर्सी है। और जो रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो वक्फ प्रॉपर्टी का, उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ताकि मिसयूज़ और पावर डॉक्यूमेंटेशन और ओवरसाइट रहे, एक टाइप से मिसयूज़ ना हो। तो ये बेसिकली वक्फ के बारे में था थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जापान ने, देखिए यहाँ पे फुल सपोर्ट ऑफ़र किया है इंडिया को इन द वेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अटैक। तो वहाँ पे ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की गई है और टेररिज्म को कंडेम किया गया है। और जो है आपके दोनों में डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल कोलैबोरेशन की बात की गई है, जिसमें डिफेंस एक्सरसाइज और मैरीटाइम कोऑपरेशन दोनों के बीच में एग्री किया गया है कि इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। जो डिफेंस एक्सरसाइज और जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है वो आपके बढ़ाई जाएगी दोनों देशों के बीच में। तो फुल सपोर्ट जापान ने ऑफ़र किया है। फिर यहाँ पे आपके यूएन चीफ ने भी बेसिकली डी एस्केलेशन के लिए बोला है, जो कि डी एस्केलेट का, जो बॉर्डर्स को डी एस्केलेट कराने में के लिए मदद करेंगे और पीस ऑफ़र किया है। और फिर यहाँ पे और भी बताया गया है कि यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया ने भी रिस्ट्रेंट और डिप्लोमेसी की अपील की है कि यहाँ पे ये चीज़ रखा जाए दोनों देशों के बीच में। और मलेशिया ने भी मीडिएशन का ऑफ़र दिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बट इंडिया ने थर्ड पार्टी मीडिएशन किसी भी टाइप का रिजेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हडल टू डिस्कस री इमेजिनिंग इंडियाज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म बेसिकली क्या होता है, फेडरलिज्म जो होता है वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, गवर्नमेंट जिसमें कि पावर डिवाइड करती हैं अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में, कि कौन किस डोमेन में पावर जिनके पास रहेंगी। सर्टेन एरियाज़ ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इश्यूज़ पे आपको जो है उसका
लॉ मेकिंग पावर है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, ये सब चीज़ों पे और भी चीज़ें हैं, रेलवे एंड अदर थिंग्स। फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जो लोकल इश्यूज होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एनफोर्समेंट विद इन द रीजन, पुलिस, ये सब चीज़ें आती हैं। और ये दोनों गवर्नमेंट एक साथ काम करने का जो इनका सपोज टू वर्क टुगेदर, दे आर सपोज टू वर्क टुगेदर बट इन देयर इंडिपेंडेंट पावर्स। तो ये क्या करता है, डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स को अपना अपना डिसीज़न जो है उनके लोकल नीड्स के लेने के लिए जो है वो करता है, बट इन अ यूनिफाइड आइडेंटिटी मैनर। तो ये बेसिकली है। बट तो अभी क्या डिस्कस इसमें किया जा रहा है कि कैसे ये फेडरलिज्म जो कॉपरेशन का है, ये हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बेसिकली कैसे ये चेंज हो सकता है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है और जो फेवरिज्म है अपने स्टेट्स को फेवर करने का, और जो जैसे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जा रही है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में जो जिन स्टेट्स ने जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, उनकी नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में हो सकता है कि एमपीज़ की जो है सीट घट जाए। तो अब आगे का क्या कैसा फ्यूचर रहेगा, ये इसमें जो है थोड़ा सा बताया गया है, डिस्कस किया गया है। थैंक यू। स्टेट्स की जो है बेसिकली एमपीज़ की संख्या कम हो जाएगी, तो ये बेसिकली इसमें कंसर्न एक बताया गया है। फिर जो नेक्स्ट है वो बेसिकली हमारा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये सब हैं इसमें। एक सेकंड। तो आईएमएफ बेसिकली क्या 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। कि ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था, ये बेसिकली जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ल्ड की है और जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, प्लस जो कंट्रीज़ जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं और वहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है लोन्स भी प्रोवाइड करती है ये। तो लेंडिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और वहाँ की गवर्नमेंट को जो पॉलिसी एडवाइस देनी या फिर जो है वहाँ के सर्विलांस और मॉनिटरिंग है, तो वो बेसिकली ये उसमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे 190 प्लस मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, और इंडिया का कोटा यहाँ पे कितना है, 2.75% यहाँ पे इंडिया का कोटा है। और इसमें 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। तो बेसिकली वहाँ के जो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे आईएमएफ में, वो भी शायद टर्मिनेट कर दिए गए हैं, तो सस्पेंड कर दिया गया शायद, या टर्मिनेट कर दिया, कुछ ऐसा है। तो उनकी जगह कोई और जाना है, तो वो बेसिकली पूरा न्यूज़ था। तो अभी वही बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल रिप्रेजेंट करेगा उनके प्लेस पे तब तक इंडिया को आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। नेक्स्ट आर्टिकल है वो गवर्नमेंट ऑनलाइन कंपनीज़ के बीच की फ़ाइट का है, टैक्स लगाने और ना लगाने पे गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है, उस पे है। तो वही गवर्नमेंट का बेसिकली कहना है कि अगर गेम्स पर बेटिंग होती है तो वो भी गैम्बलिंग बन जाती है। तो गेम्स पर अगर बेटिंग है तो वो भी गैम्बलिंग टाइप का है, और गवर्नमेंट कंपनीज जो है तो इस पर टैक्स लगना चाहिए। तो जबकि गेमिंग कंपनी का कहना है कि जीएसटी सिर्फ प्लेटफॉर्म पे लगनी चाहिए, ना कि पूरे प्राइज़ मनी पर। और ये इनका ये भी कहना है कि वो एक गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस। बट गवर्नमेंट का कहना है कि जब बैटिंग कर रहे हैं तो वो एक गैम्बलिंग बन जाता है, तो टैक्स करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारा बेसिकली एक्टिविस्ट जो है वो सेंटर को बोल रहे हैं कि अभी आईसीआर ने क्या किया, 2 राइस वैरायटीज़ अभी लॉन्च की हैं। जो एक्टिविस्ट हैं वो सेंटर को बोला है कि या जो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज़ हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाए। तो बेसिकली 2 वैरायटीज़ कौन कौन सी लॉन्च की हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो एक पहली है वो DRR 100 कमला है, और दूसरी जो है वो है पूसा DST 1। तो फर्स्ट जो वैरायटी है वो बेसिकली आपका जो है वो लेस वाटर इनटेक करती है, वो जो टेम्परेचर टॉलरेंट है, और 15 से 20 दिन पहले जो नॉर्मल कल्टीवेशन होता है उससे पहले वो कल्टीवेशन शुरू कर सकते हैं। पूसा DST का मेन फीचर है बेसिकली कि सैलिनिटी टॉलरेंट है ये, और इसका जो प्रोडक्शन है 30 to 35% ज़्यादा होता है नॉर्मल क्रॉप से। तो ये बेसिकली तो यही इन्हीं 2 राइस वैरायटीज़ को, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है वैरायटीज़, तो उसको जो एक्टिविस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि जो है इसको इनको विड्रॉ कर लिया जाए इन राइस वैरायटीज़ को। तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा, ये आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो बेसिकली PLI स्कीम के बारे में, जो स्टील सेक्टर के लिए इंडिया प्रोवाइड करता है। US ने उसको चैलेंज किया है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, तो और उसको जो है ये सब्सिडीज़ देना सही नहीं है। बट इंडिया का कहना है कि ये सब्सिडीज़ देके हम अपनी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना चाहते हैं, और जो इंपोर्ट है, जो हमारा हायर ग्रेड का जो इंपोर्ट होता है हम स्टील का, तो उसको हम कम करना चाहते हैं। तो अब PLI स्कीम है क्या? बेसिकली PLI स्कीम गवर्नमेंट की का इनिशिएटिव है, जिसमें डोमेस्टिक जो है आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब ये करता क्या है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है अलग अलग चीज़ों में, इंटरेस्ट में, इन्वेस्टमेंट में, और सब सब्सिडी और सपोर्ट मिलता है सब। तो बेनिफिट क्या होगा? बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आपका, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, है ना, इस सेक्टर में, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा आपका। तो ये सब चीज़ें बेसिकली PLI स्कीम सपोर्ट करती है, जो कि USA ने चैलेंज किया है WTO में। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली हमारा, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, US फेडरल रेट रिजर्व वही रखने वाला है ये सब। फिर यहाँ पे OPEC के बारे में कुछ दिया हुआ है कि OPEC कंट्रीज़ ने भी जो है ऑयल सप्लाई अपनी बढ़ा दी है, और जो कि एक्चुअल मार्केट कंडीशन से मीटअप नहीं कर रहा है, कि ऑयल इन्वेंट्रीज़ भी इतना लो नहीं है और एशिया में डिमांड भी काफ़ी वीक है, तो बल्कि ऑयल सप्लाई ज़्यादा है, और ट्रेड टेंशन्स की वजह से जो है आपके जो है कितनी डिमांड रहने वाली है ये भी अनसर्टेन डिमांड है। बट ऑयल सप्लाई बढ़ा दिया गया है, तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्राइसेस जो है लो ही एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो OPEC क्या है? बेसिकली OPEC कंट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, जो कि इनका एम है कि जो ऑयल मार्केट है, ग्लोबल ऑयल मार्केट है, उसको स्टेबलाइज करना प्राइसेस, और ऑयल प्रोडक्शन मैनेज करना है, ऑयल प्रोडक्शन और जो ऑयल मार्केट है उसको स्टेबलाइज करना है। तो इसमें बेसिकली 13 कंट्रीज़ हैं, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिना, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेनेजुएला, और अभी 2016 में कौन ज्वाइन हुआ था? कज़ाकिस्तान ज्वाइन हुआ था। कज़ाकिस्तान ज्वाइन हुआ एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है OPEC प्लस का। OPEC प्लस जो है कंट्रीज़ ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे रशिया, मेक्सिको और कज़ाकिस्तान। ठीक है, रशिया, मेक्सिको और कज़ाकिस्तान। ठीक है, ये भी बेसिकली ये क्या बोलते हैं, इनके साथ वर्क कोऑर्डिनेट करेंगे ऑयल आउटपुट लेवल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये बेसिकली पूरा इसका था, हमारा OPEC के बारे में हो गया। फिर यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ में ट्रम्प ने बोला है कि जो आपकी फॉरेन फिल्म्स हैं उन पे 100% टैक्स लगाने की बात की है। उन्होंने फॉरेन फिल्म्स पे 100% टैरिफ लगाने की बात की है। जो ट्रम्प का कहना है कि दूसरे देश यूएस के फिल्म मेकर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो US फिल्म इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है। तो बट कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है ये सब कुछ अभी इसमें नहीं बताया है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली यूरोप ने एक ड्राइव लॉन्च की है अपने यहाँ पे जो साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है फंडिंग रोक दी है डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन इनिशिएटिव्स पे। जो वहाँ का आपका जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के रिसर्च के लिए जो फंडिंग होती थी वो रोक दी है। तो अब यूरोपियन यूनियन अपने नए इनिशिएटिव्स ले रहा है, जैसे नया लॉ बनाना, है ना, और रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करना। तो उसी के बारे में बेसिकली ये था पूरा आज का जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस था पूरे न्यूज़ का, और एडिटोरियल हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आज का ये आज यहीं पे कंप्लीट होता है। सो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।